इस्तेमाल होता ही है, ख्यालात की जुगाली या एडिक्टिव थॉट्स, वैसे इसको थॉट एडिक्शन भी कहते हैं। इसका बाइपोलर से क्या ताल्लुक? सो इसका मूड से ताल्लुक है, डिप्रेशन से ताल्लुक है। सेंटर वाले कैमरे में देखा सेंटर वाला है किधर से? एक ही है आज ही एक ही कैमरा है हमारे पास। 14 अगस्त फिल्म आ रही है और हम 14 अगस्त के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। 2 कैमरे भेजे हुए हैं हमने किराए पे। सर मैं मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा सर, ये तो मेरी वाली हरकत है सर। पैसे चाहिए यार, वो आप तो गाड़ी पे गए सर, पैसे चाहिए मिल रहे सर, मैं दे आया हूँ। कुछ बोलिए जी, आवाज़ आ रही मेरी? जी यार सर यहाँ पर भी ठीक है, वॉइस चेक। उधर से दिखा देंगे आप, इधर करके। सर ये टूटू को ऐसे कर दो, ऐसे रखो सर। ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा तो नहीं है? ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, बस ज़्यादा लग रहा है। हाँ इस एलसीडी में डाल दूँगा। बड़ा डॉक्टर लगना शुरू हुआ। बचपन में एक प्रोग्राम आता था सर, ये रिवाज डॉक्टर नसरुल्लाह ने डाला था ना, टीवी डॉक्टर प्रोग्राम किया करते थे लॉन्ग अगो। कौन से? नसरुल्लाह राणा साहब। अच्छा, डॉक्टर नसरुल्लाह राणा। पहली दफ़ा मैंने उनका प्रोग्राम पीटीवी पे देखा। सर उधर देख नहीं सकते, आपस में ही बात करते रहें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज लाहौर के प्लेटफॉर्म से मूड और मिजाज की ख़राबियों के प्रोग्राम के साथ हर बुध को शाम 5 बजे आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज कुछ ताख़ीर के साथ ऑनलाइन आ सके हैं। हम अपने प्रोग्राम को, अपनी बातचीत को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ पे आखिरी दफ़ा हमने इसे छोड़ा था। हमने आखिरी दफ़ा मूड के साथ साथ जो ख़यालात की ख़राबियाँ या ख़यालात की मिस हैंडलिंग है उसके बारे में बात की थी। मेरे साथ मौजूद हैं मिस आमना नवाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे सीनियर कुलीग हैं और इस बारे में हमें वक्तन फ़वक्तन इनपुट और गाइडेंस देती रहती हैं। मिस आमना, आप लास्ट टाइम हमने इस मौजू पे भी बात स्टार्ट ही की थी कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मूड और मिजाज की ख़राबियों के साथ ख़यालात की ख़राबी भी देखी जाती है, जैसे रंजीदा रहना, रिजेंटफुल होना और ख़राबियाँ हैं। आपने बतलाया था कि आज हम रूमिनेशन पर इस सिलसिले में कुछ बात करेंगे, तो प्लीज़ गो अहेड। जितने भी साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बारे में बहुत से कॉजल फैक्टर्स तो बताए गए हैं कि स्ट्रेस की वजह से है, या जीन्स की वजह से है, या हार्मोन्स की वजह से है, या पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, कोई ट्रॉमा, मेजर ट्रॉमा है उसकी वजह से। लेकिन एक और बड़ा मेजर फैक्टर है जो रिसर्चेस से पता चला कि जो कि इन इमोशनल प्रॉब्लम्स में इजाफा करता है, वो ये है कि हमारा कोपिंग स्टाइल, यानी हम कोप किस तरह से करते हैं अपनी ज़िंदगी के जो हालात व वाक़यात होते हैं उसको। तो देखा ये गया कि कुछ ऐसे ख़ास तरीके हैं हमारे कोप करने के जो कि हमें डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं, एंजाइटी की तरफ भी लेके जा सकते हैं, ओसीडी की तरफ भी लेके जा सकते हैं, या फिर हमें उस मसले से निकाल भी सकते हैं। तो कोपिंग स्टाइल्स बेसिकली भी बहुत मैटर करते हैं, ये रिसर्चेस से सामने आया है। और वो कोपिंग स्टाइल्स कुछ लोगों के हेल्दी होते हैं, अडेप्टिव होते हैं,
कुछ लोगों के मैल अडेप्टिव होते हैं या अनहेल्दी होते हैं, इतने मुनासिब रवैये नहीं होते या डिस्ट्रक्टिव तरीके होते हैं कोप करने के, जिसकी वजह से उनके जो इमोशनल मसाइल हैं वो और बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है रूमिनेशन का जो कि हमने डिस्कस करना है, बेसिकली कुछ बात हमने लास्ट प्रोग्राम में भी की थी कि रूमिनेशन का जो वैसे तो मतलब है कि जुगाली करना, और ये वैसे जानवरों के लिए ये टर्म यूज़ होती है कि बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि जुगाली करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में इसको मेंटल रूमिनेशन कहते हैं कि जो जहनी तौर पर हम जो कुछ ख़ास ख़यालात होते हैं उनकी जुगाली करते रहते हैं, उन्हीं को बार बार सोचते हैं, उन्हीं के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सलूशन की तरफ नहीं जा पाते हैं। प्रॉब्लम क्यों हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, काश ऐसे हो जाता, अब आगे क्या होगा, यानी या तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते रहना या पास्ट में जाके सोचते रहना कि काश ऐसे हो जाता तो फिर हम शायद बेहतर कर ग्रीफ भी या एक गम की कैफियत कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये भी इसी माइंडसेट का हिस्सा है जो रिकवरी के लिए अच्छा नहीं है, रुकावट पैदा करता है। क्या ग्रीफ का भी इससे कुछ लेना देना है? जी बिल्कुल, जब शुरू में कोई भी ग्रीफ से हम गुजर रहे होते हैं, सदमे से हम गुजरते हैं, तो ये एक थॉट्स आती ज़रूर है इस तरह की, काश ऐसा ना होता, काश ऐसे हो जाता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो, अब आगे पता नहीं क्या होगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो निकल आते हैं, स्टक नहीं होते, और वो तस्लीम कर लेते हैं हालात को और फिर उनको हैंडल करना सीखते हैं, सॉल्व करना सीखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो कि स्टक हो जाते हैं, वो इस साइकिल से निकल ही नहीं पाते, विशेष साइकिल से कि जो सिर्फ प्रॉब्लम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, आखिर क्यों हुआ, मुझे जवाब चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग सदमे में होते हैं वो जवाब तलाश कर रहे होते हैं, ऐसे जवाब जिनका कोई मसले के हल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन बस वो रहेंगे ऐसा क्यों हुआ क्यों, होना ही नहीं चाहिए था, किसने किया, क्यों किया, इस तरह के सवालात जो है वो उसमें ज़्यादा फंसे होते हैं। तो बेसिकली ग्रीफ का ताल्लुक़ भी है, उसमें भी यही पैटर्न ज़रूर होता है रूमिनेशन का, लेकिन बाज़-औक़ात हमारी कोपिंग अगर यही बन जाए कि हमने रूमिनेट करना है, क्योंकि रूमिनेट करने से कुछ ना कुछ तसल्ली ज़रूर होती है। जो लोग रूमिनेट करते हैं तो वो उनको लगता है कि अगर हम मसले के बारे में इस तरह से सोच रहे हैं तो शायद ऐसे ही कोई हल भी निकल आएगा, हमें रिलीफ मिल जाएगा, बस सोचते रहें, वरी करते रहें। और ऐसे लोगों को जब आमतौर पर उनके लव्ड वन, कोई दोस्त है, आप जब कहते हैं कि इतना क्यों सोच रहे हो, छोड़ो, तो कहते हैं अब मैं सोचूं भी ना, मैं ना सोचूं तो और कौन सोचे इस मसले के बारे में। तो बेसिकली वो कोई एक ज़िम्मेदारी भी महसूस करते हैं कि सिर्फ सोचते रहना। लोग उनको मशवरा देते हैं कि इससे निकलने की कोशिश करें, तो उनके लिए मुश्किल होती है उससे निकलना भी। और उसकी रीज़न ये है कि रूमिनेशन जो है वो एक हमारी सोच की एडिक्शन की तरह भी समझा जाता है रूमिनेशन को। ये जो मेंटल रूमिनेशन है कि बार बार सोचों के ही भंवर में फंसे रहना और एक ही तरह की सोचें, और जो आमतौर पर मनफी सोचें होती हैं उन्हीं के बारे में ही हर वक्त उन पर गौर करते रहना। बेसिकली ये इसको थॉट एडिक्शन भी कहते हैं, यानी सोचों का नशा सा हो जाता है हमें, हमारे ब्रेन में रास्ते से बन जाते हैं एक ही तरह से सोचने के, चीज़ों को एक ही तरह से हैंडल करने के। और ये जो कोपिंग मैकेनिज़्म होते हैं ये भी हमारे ब्रेन के एक एडिक्शन सी बन जाती है कि हर तरह से हर दफ़ा जो भी मसला होगा उसको ऐसे ही हल करना। इसीलिए रूमिनेशन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। जो अफराद रूमिनेट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बात की तय में बस जाके तो उसी के इर्द गिर्द ही तवाफ़ करते हैं, तो उनके लिए इससे निकलना भी मुश्किल इसीलिए है क्योंकि निकलने में उनको विड्रॉल्स होते हैं, यानी बार बार दिल करता है कि मैं फिर वही बात ही सोचूं। तो बेसिकली ये जो थॉट एडिक्शन है, रूमिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत से बड़े मसाइल की तरफ लेके जाती है। और रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो मेजर साइकेट्रिक इलनेसेस हैं या बहुत से ब्रेन डिजीज़ हैं, उनके पीछे जो है वो ये रूमिनेशन का बहुत अहम रोल है, जिसमें डिप्रेशन सबसे टॉप पे है। देखा यह गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं उनके पीछे ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुमायाँ है कि वो रूमिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इतना सोचना चीज़ों के बारे में, कभी पास्ट के फेलियर्स के बारे में सोचते रहना, स्टक हो जाना, कभी फ्यूचर के बारे में सोचते रहना। तो डिप्रेशन जो है वो देखा यह गया कि होती ही ज़्यादा उन लोगों को है जो कि रूमिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं। और
ये जो बहुत सी स्टडीज़ जो कि बताती हैं कि फ़ीमेल्स में डिप्रेशन का रुझान ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, तो ये भी देखा गया है कि फ़ीमेल्स में रूमिनेशन का रुझान भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स के जो पैटर्न है वो ये देखे गए हैं कि मेल्स के साथ जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो कुछ ऐसे कामों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं जो कि उस प्रॉब्लम से ज़रा उनकी तवज्जो हटा दें। लेकिन फ़ीमेल्स में देखा यह गया है कि वो अगर उनके साथ कोई ऐसा कोई भी अनडिज़ायर्ड कोई भी ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, वो उसी में स्टक रहती हैं, वो जितनी बात करती हैं उस बारे में वो उनको कम लगती है, वो बार बार उन्हीं उसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। तो ये जो रूमिनेशन है, एक तो मैंने बात की कि डिप्रेशन की तरफ जो अफराद ज़्यादा जाते हैं उनमें रूमिनेशन का, ओवर थिंकिंग का, बहुत ज़्यादा सोचने का रुझान पाया जाता है। इसके अलावा बहुत से एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं जिसके पीछे रूमिनेशन कार फरमाएँ, जैसे बहुत से लोग ये जो जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं कि एक ख़ास सोच आना और फिर दिल करना कि उसको उस सोच से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो फिर उस सोच से निकलने के लिए वो कुछ ऐसे काम करते हैं, जैसे ये सोच आई है कि हाथ गंदे हैं तो वो बार बार फिर हाथ धोते हैं। तो बेसिकली उसके पीछे भी रूमिनेशन है कि बार बार जहन के अंदर कुछ ऐसे रास्ते बन गए हैं कि एक ही तरह से सोचना आदत होगी, जैसे ऑटो पायलट पे दिमाग चल रहा है और वो एक नेवर एंडिंग लूप है जिसमें से वो अपने आप को कई दफ़ा कोशिश करने के बाद भी रेस्क्यू नहीं कर पाते जी। रूमिनेशन आपकी बात से तो ये समझने का मौका मिलता है कि रूमिनेशन सोच की कोई ऐसी शक्ल है जो आमतौर पर मनफी होती है, इसका स्टार्ट तो होता है पर फिनिश नहीं होता, ये खुद ही चलती रहता है, ये सोच चलती रहती है और इसके नतीजे में और एग्नी और बेचैनी और बेकरारी पैदा होती रहती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जैसे मैंने बात की, इसी में एक डिसऑर्डर जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में जब कोई ऐसा कोई वाक़या रूनुमा होता है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है उनके लिए, तो इसके पीछे भी अगेन रूमिनेशन उनको ज़्यादा पेन दे रही होती है, क्योंकि बार बार उनका जहन वही सोचता रहता है जिसकी वजह से उनको और तकलीफ होती है। इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा ये देखा गया है, जिन अफराद को ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनके पीछे भी ये रूमिनेशन बहुत ज़्यादा है कि एक ऑब्सेशन सी हो जाती है, फूड से रिलेटेड ऑब्सेशन हो जाती है, खाने पीने से रिलेटेड, तो उसके पीछे भी ये ओवर थिंकिंग है, जहन हट ही नहीं पाता उस एक ख़ास थॉट से। फिर एडिक्शन जो है, यानी जो सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर्स हैं, अल्कोहलिज्म हो गई या ड्रग एडिक्शन होगी, उसके पीछे भी ये देखा गया है कि ये रूमिनेशन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। एक तो जहन बहुत से लोग जो हैं वो एक रूमिनेट क्योंकि करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल होते हैं, रिलीफ लेते हैं अल्कोहल से या ड्रग से, और जिसके बाद वो दोबारा से वो उसी साइकिल में फंस जाते हैं और बाजू का ड्रग्स और अल्कोहल की ही बारे में उनकी ऑब्सेशंस बढ़ जाती हैं। तो बेसिकली ये जो ओवर थिंकिंग की बात मैं अगर करूँ तो वो बहुत से बड़े मेजर लेवल की इमोशनल प्रॉब्लम्स और साइकेट्रिक इलनेसेस को कॉज करती है या एटलीस्ट फैसिलिटेट करती है, मज़ीद उसको उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाती है। इस पर बहुत ज़रूरी है काम करना, यानी अगर कोई डिप्रेशन से लड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे निकलना चाह रहा है और वो अपनी ओवर थिंकिंग की आदत को ख़त्म नहीं कर पा रहा, तो फिर निकल नहीं सकेगा कभी भी कोई शख्स डिप्रेशन से। या अगर कोई एंजाइटी का पेशेंट है, किसी को एंजाइटी प्रॉब्लम्स हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है कि क्या होगा, लेकिन वो इस आदत से अगर छुटकारा नहीं पाएगा कि मैं ओवर थिंकिंग ना करूं, मैं ज़रूरत से ज़्यादा जो मेरी सोच है जो चली जाती है इधर उधर, उनमें से बहुत से काम होते भी नहीं हैं जो हम सोचते हैं, बहुत से काम हकीकत में कभी होते भी नहीं हैं, लेकिन उसके बारे में अगर सोचते हैं तो अगर ये सोच नहीं निकलेगी तो एंजाइटी को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी इसी तरह से कि अगर रूमिनेशन से निजात नहीं मिलेगी तो आगे फर्दर बहुत सी जो हम ईटिंग डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम्स डील करें उनको डील करना मुश्किल होगा। इसका तो मतलब ये भी हुआ कि जैसे आपने बताया कि रूमिनेशन बीमार रवैयों को या बीमार बिहेवियर्स की बुनियाद भी बनती है। जैसे रूमिनेट करने वाले लोगों को नशा करने के रुझान का ज़्यादा सामना होता है क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग इंटरनल पेन है। इसके नतीजे में एक तकलीफ़ पैदा होती है अंदर ही, जिसको हैंडल करने के लिए फिर कुछ लोगों में
नशा करने का रुझान भी बढ़ता होगा। और ये भी देखा गया है कि नशा करने का मामला ज़रूरी नहीं है कि इलिसिट और हार्डकोर और स्ट्रीट ड्रग्स से ही स्टार्ट हो। कई दफ़ा लोग अपने आप को सुकून और अपनी एंजाइटी से छुटकारा हासिल करने के लिए डॉक्टरी दवाइयों जैसे लेक्सोटिनल या वैलियम या ज़ैनेक्स का सहारा भी लेते हैं। गो कि ये उस तरह का प्रिस्क्राइब्ड इस्तेमाल तो नहीं है, ये सेल्फ मेडिकेशन है जिसे बाहर तौर मना करते हैं डॉक्टर हजरात। लेकिन बहरहाल चूँकि वो अपनी एक इंटरनल जहमत और तकलीफ़ का शिकार होते हैं, तो क्या ये चीज़ उनके अंदर नशा करने के रुझान को भी बढ़ाती है? जी बिल्कुल। अक्सर बॉलीवुड मूवीज़ में तो खैर ये बहुत ज़्यादा आम है। मूवीज़ में कुछ ऐसे जो कैरेक्टर्स जो कि अल्कोहलिक होते हैं, देखा ये गया है कि वो कुछ ख़ास माजी के वाक़यात को याद करते रहते हैं और फिर वो और ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और ज़्यादा ड्रग करते हैं। देवदास बड़ी एक मशहूर मूवी है जिसमें बार बार एक डायलॉग है जो कई दफ़ा मैंने उस जो मेन जो कैरेक्टर है देवदास का उसको कहते हुए सुना कि जी बाबूजी ने कहा कि गाँव छोड़ दो और उसने कहा तो मुझे छोड़ दो। बार बार वो थ्रू आउट अपने आप को रिमाइंड करवाता है, जिसकी वजह से फिर वो अगला काम क्या करता है कि वो ड्रिंक करता है। तो बहुत सी ये जो और रियल लाइफ में भी यही है कि जो अल्कोहलिज्म का शिकार अफराद होते हैं, ड्रग एडिक्शन के शिकार अफराद होते हैं, उनके साथ ये देखा गया है कि वो कोई पास्ट के कुछ खास इवेंट्स हैं जो याद रखते हैं और बार बार उनसे निकल ही नहीं पा रहे होते कि किसी ने मुझे छोड़ दिया था, मेरा ब्रेकअप हो गया था, फेलियर हो गया था, कॉलेज से निकाल दिया गया था, माँ बाप ने बचपन में मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, या जिधर मैं शादी करना चाह रहा था उधर करवाई नहीं है। कितने ही साल गुजर जाते हैं और वो उस प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पा रहे होते। उसके पीछे डेफिनेटली ये रूमिनेशन का हाथ है, ओवर थिंकिंग का हाथ है, जो कि उनको मज़ीद फोर्स करता है कि उसको बुलाने के लिए फिर वो रिलीफ लेने के लिए दोबारा जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली रूमिनेशन का ये जो ड्रग एडिक्शन की तरफ जाना या टेंडेंसीज़ बढ़ जाना, इस तरह की एडिक्टिव टेंडेंसीज़ बढ़ जाना, उसके पीछे ये एडिक्शन जो थॉट एडिक्शन है वो ज़रूर है। और जितनी भी बड़े लेवल की एडिक्शंस होती हैं या सामने जो नज़र आने वाले जो रवैये होते हैं, ख़राब रवैये होते हैं, उनके पीछे कोई छोटी एडिक्शन ज़रूर सामने आती हैं, जिनमें से हमने ये आज जो डिस्कस करें ये भी उन्हीं एडिक्शन में से एक छोटी एडिक्शन है। इसको माइक्रो एडिक्शन भी कहते हैं कि छोटे लेवल पर ये उस तरह से नज़र नहीं आती, सोच की एंड पर जो है, सोच के लेवल पर ये एक एडिक्शन सी होती है, एक ख़ास तरह से सोचने का अंदाज़ होता है जिससे हम निकल ही नहीं पा रहे होते। बार बार दिल करता है कि उसी अंदाज से सीखें, उसी अंदाज से सोचें, और मज़ीद सीखने को भी दिल नहीं करता कि कोई और नया तरीका भी सीखें, क्योंकि बार बार दिमाग कहता है कि वही जो रास्ता बना हुआ है बस उसी पे ही बार बार सोचने की ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अभी बॉलीवुड की एक मूवी देवदास का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक और मूवी जो कि कुछ पुरानी है, अमिताभ की शराबी, जिसमें वो एक नौजवान लड़के हैं और वो पूरी फिल्म में अपने वालिद की बदसलूकी का जिक्र करते हैं और कहीं कोई बदसलूकी नहीं नज़र आती और वो अपने फादर की तरफ से दी हुई मर्सिडीज़ बेंज में भी सफ़र करते हैं और घूमते फिरते हैं। गो के उनके शबो रोज़ अजीब ही आवारगी का शिकार होते हैं, रातों को फिरना, दिनों को सोना, इस तरह के मामला। तो क्या रूमिनेशन या ख़यालों की इस इल्लत के बाद हमारे दिमाग की मत भी मारी जाती है, यानी हम सोच समझ भी नहीं पाते कि हम किस रट में फंस गए हैं और हम कैसे निकलेंगे? हमारी एनालिटिकल स्किल्स, हमारी लॉजिक, हमारी दलील, क्या ये सब चीज़ें भी पीछे रह जाती हैं? बिल्कुल मत मारी जाती है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ब्रेन ऑटो पायलट पे चलना शुरू हो जाता है। तो जब कोई ऑटो पायलट पे चलना शुरू हो जाता है तो फिर ज़्यादा कोई एनर्जी वगैरह तो लगती नहीं है, ऑटोमेटिकली दिमाग जो है वो चल रहा होता है ख़ास अंदाज से, खुद से हम कुछ ऐड नहीं करते। ब्रेन में जब ऐसा सिस्टम चल पड़ता है तो हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है वो थोड़ा सा आप समझें कि उसके पास कोई ख़ास काम रह नहीं जाता, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम चला हुआ है और ज़्यादा हमें कोई एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मत डेफिनेटली मारी जाती है, क्योंकि आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो चुके होते हैं बहुत ज़्यादा। ब्रेन जो है वो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहा होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, अब आगे क्या होगा, इन सवालों के जवाब में ही फंस जाता है और एक ही इवेंट को बार बार याद कराता रहता है। आप समझें कि इसमें हमारी मेमोरी भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है।
कि जिसमें हम नेगेटिव चीज़ों पर तो बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे होते हैं और नेगेटिव मेमोरीज़ ही हमें याद भी रहती हैं और कुछ अच्छे ख्यालात भी दिमाग में आते भी नहीं हैं, यादें भी अच्छी नहीं इतनी आ रही होती हैं। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड जब कोई होता है तो फिर वो सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग को एक ऑलरेडी एक काम मिला हुआ है सोचने के लिए, तो वो कैसे दूसरा काम फ़ौरन शुरू कर देगा। तो डेफिनेटली मत मारी जाती है, नए आइडियाज़ नहीं आ पाते, फिर जो दिमाग को समझ आती है वो वही काम भी करता है। जैसे हमने बात की अभी के ड्रग्स की तरफ भी चले जाना, अल्कोहल की तरफ भी चले जाना, क्योंकि एक कोई लॉजिकल ब्रेन को अच्छे कोई ख्यालात दे नहीं रहा, कोई एनालिटिकल होके सोच नहीं रहा कि बात की तय तक जाते हैं, कैसा हुआ, क्या कॉन्टेक्स्ट था, या ये चीज़ कितनी ही अहम है या कितनी सिग्निफिकेंट अब रह गई है अगर पुरानी बात हम याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से मूड ख़राब हो रहा है, डिप्रेशन हो रही है, गिल्ट में जा रहे हैं, शेम में जा रहे हैं। तो अब वो चीज़ अभी भी वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या मैं कितना आगे मूव ऑन कर गया हूँ या नहीं कर गया हूँ। तो दिमाग इतना एनालाइज नहीं कर पाता ऐसे मौके पे जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली उसमें ये सिनेरियो ज़रूर होता है कि हम नए आइडियाज़ नहीं ला रहे होते, हम नए ऑप्शंस नहीं तलाश कर पा रहे होते अपने लिए कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जिन लोगों को रूमिनेशन का सामना होता है वो आमतौर पे देखा गया है कि वो रूमिनेशन पर तो इतना काम नहीं करते, या इस बारे में जब उनका डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर उन्हें सलाह देता है कि ये बहुत अहम है, तो वो इस बात को तो सुनी अनसुनी कर देते हैं और इस सिलसिले में ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद दवाई से लगा लेते हैं। जब दवाई असर नहीं करती तो दरमियान में नशे आ जाते हैं, जब नशे भी अपना असर आहिस्ता आहिस्ता खो देते हैं तो दरमियान में कुछ कंपल्सिव बिहेवियर्स या और मसाइल मुश्किलात आ जाती हैं। तो इसका तो मतलब है कि अलहदा से इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेना भी एंग्जाइटी के हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से, या जिस भी बीमारी में रूमिनेशन का सामना है। आमतौर पे तो हम ये भी देखते हैं कि जैसे दूसरी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, डायबिटीज़ है, उसमें भी कुछ ना कुछ रूमिनेशन का सामना पेशेंट्स को होता है और डॉक्टर्स वक्त की कमी की वजह से उन्हें इस अहम मौजू पर बात नहीं कर सकते या रुशनास नहीं करवा सकते और पेशेंट की सफरिंग कम नहीं होती। हम रूमिनेशन को एक ऐसे मसले के तौर पर भी जानते हैं जिसकी मौजूदगी में इंसान अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई डायबिटिक है और कई सालों से वो बहुत बुरे ग्लाइसेमिक कंट्रोल या ब्लड शुगर्स के साथ अपने आप को चला रहा है, घसीट रहा है, नकाहत से बुरा हाल है, मूड और मोरल ख़राब है, हौसला टूट चुका है, विल पावर कभी साथ देती है कभी नहीं देती और ज़्यादातर नहीं देती। तो जब उनका ब्लड शुगर कंट्रोल बेहतर होना शुरू होता है तो चूँकि बैकग्राउंड में रूमिनेशन चल रही होती है तो वो कामयाब हो भी रहे होते हैं, लेकिन कामयाबी को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते। वो उस वक्त भी उसी ज़हनी किलकिल की किचकिच का ही शिकार होते हैं। बिल्कुल। तो इस इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में भी हमें बताइए कि क्या रूमिनेशन ऐसा भी कर सकती है कि कोई मरीज़ अपने इलाज के गोल्स को अचीव भी कर रहा हो, नींद फिर उसको रात भर ना आ रही हो, चैन फिर उसे रात भर ना आ रहा हो। बिल्कुल, इसका ताल्लुक एंजाइटी से है बेसिकली, और जैसे मैंने कहा कि एंजाइटी के पीछे रूमिनेशन एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है। तो बहुत से अफराद ऐसे होते हैं जो कि अपनी तरफ से तो कोई सेलिब्रेशन वाले माहौल में होते हैं, लेकिन दिमाग में कहीं कोई एक ख़ास सोच है जो अटकी होती है, तो कहते हैं नहीं मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। या जैसे बहुत से लोग हैं जो जब अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच देने जा रहे होते हैं स्टेज पे या कुछ इस तरह से, तो होता तो वो एक खुशी का माहौल है कि अगर कुछ अचीव किया है, कोई अवार्ड ले लिया है या सर्टिफिकेट लिया है तो लेने जा रहे हैं, लेकिन दिमाग स्टक ये होता है कि नहीं मैं स्पीच नहीं अच्छी दे सकूँगा। और उसके बाद इवन इनाम लेके जब नीचे भी आते हैं तो वो याद ये रख रहे होते हैं कि स्पीच में ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, कुछ अच्छा नहीं हुआ, सही गड़बड़ हो गई, कुछ सही नहीं हुआ। तो पीछे उसकी रूमिनेशन ही है कि आप कई दफ़ा अच्छी चीज़ों को भी इंजॉय नहीं कर पाते, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, टेंस्ड होते हैं, आप कमियां कोताहियां जो हैं उस पर ज़्यादा नज़र दे रहे होते हैं कि नहीं यहाँ पे थोड़ी सी कमी रह गई थी, ये ठीक नहीं हो पाया। और
मैं जो है वो जो करना चाह रहा था एज इट इज़ वो परफेक्ट उस तरह से काम कर नहीं पाया। इलाज में भी बिल्कुल ये चीज़ सामने आती है कि अपनी अचीवमेंट्स को लोग जो है वो उस तरह से एक्नॉलेज नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत माइलस्टोन जब कोई ट्रीटमेंट में आता है तो जब शुरू में जब कोई अचीव करता है कोई माइलस्टोन अच्छा अपनी इलाज के हवाले से, तो उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि स्टक होते हैं प्रॉब्लम पे। सोल्यूशन कहीं ना कहीं मिल भी रहा होता है तो फिर भी प्रॉब्लम पे ही स्टक होते हैं कि नहीं क्यों हुआ, होना ही नहीं चाहिए था, काश मेरे साथ ये मसला होता ही ना, मैं प्रॉब्लम फ्री होता तो ही अच्छा होता। ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, ये जो हम बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करना शुरू हो जाते हैं चीज़ों को, बात की तय में इतने ज़्यादा चले जाते हैं कि कई दफ़ा हम जो है वो कॉन्टेक्स्ट को ही भूल जाते हैं बिल्कुल। तो उसमें डेफिनेटली ये एंजाइटी का रोल है जिसमें हम या तो कोई कुछ बुरा होने की तवक्को कर रहे होते हैं कि नहीं अभी आज तो सब अच्छा है, हो सकता है कल बुरा हो जाए। अक्सर ये जब पेशेंट्स जो है वो ट्रीटमेंट में आते हैं तो अगर हम अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, इनकरेज कर रहे होते हैं कि अच्छी बात है आपने ये माइलस्टोन अचीव किया है, तो वो कह रहे होते हैं कि अच्छा पता नहीं अब आगे ये कब तक होगा, तो उस वक्त के मोमेंट को भी वो एंजॉय नहीं कर पाते। हम इन मौज़ूआत पे मज़ीद अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, अभी एक ब्रेक का वक्त हो गया है। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. सरदर्द 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 दर्द जब सर चढ़ के बोले तो 2 गोली डिस्प्रिन पानी में घोले, जो सिर्फ 60 सेकंड्स में हल होकर सर दर्द दूर भगाए। क्योंकि इन सैंडल्स के साथ तो रेडी अच्छा लगेगा ना। तो फिर रेड डिस्प्रिन सर दर्द का फौरी हल। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर है। चाहता तो हूँ पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल के अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूकॉन सुपर कार्ड से लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूकॉन सिम लाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी, आपका आपस का मामला है। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू बर्तन हाथ के हाथ धोते जाना। चले लॉन्ग ड्राइव, जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। अभी घर पहुंचा ही था क्या? इलायची की महक यकीनन माँ ने चाय बनाई होगी, वरना बेगम और इलायची वाली हाथ चाय। यहाँ घूट लिया, वहाँ माँ का हाथ चूम लिया, और जब नया तरंग इलायची देखा तब जाना कि असल कमाल तो बेगम के हाथ में था। गलती से मिस्टेक हो गई, वरना सर्दियों में छत पर सोने का शौक नहीं है मुझे। नया तरंग इलायची दे हर प्याली को शुरू से आखिर तक असल इलायची का महकता मजा। तरंग, चाय का सही जोड़। Lahore, Karachi,
Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan, Lahore, Karachi, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. सरदर्द 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 दर्द जब सर चढ़ के बोले तो 2 गोली डिस्प्रिंट पानी में घोले, जो सिर्फ 60 सेकंड्स में हल होकर सर दर्द दूर भगाए। क्योंकि इन सैंडल्स के साथ तो रेड ही अच्छा लगेगा ना। तो फिर रेड। डिस्प्रिंट सर दर्द का फौरी हल। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंची हुई है। मूड और मिजाज के प्रोग्राम के हवाले से आज हम रूमिनेशन पे बात कर रहे थे और अभी इसकी मैनेजमेंट पर, इसके हैंडलिंग पर, कंट्रोल पर बात शुरू हुआ ही चाहती थी कि ब्रेक दरमियान में आ गई। मिसामना ये फरमाएं कि रूमिनेशन को या ख़यालात की सिल्लत को या इस जहनी जुगाली को कि मनफी ख़यालात बार बार हमारे जहन में चलते रहते हैं और घर ही कर लेते हैं, बसेरा ही कर लेते हैं, जिसके नतीजे में मज़ीद बहुत सी मुश्किलात पैदा होती हैं, ख़ास तौर पे ज़हनी मसाइल की हैंडलिंग में, या जिस्मानी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है या दिल की तकलीफ़ है। इसकी हैंडलिंग और इसकी मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाए? बेस्ट जो इसका तरीका है वो है माइंडफुलनेस, क्योंकि ये जो रूमिनेशन है, ओवर थिंकिंग है, ये होती ही ज़्यादा तब है जब हम माइंडलेस होते हैं। यानी जब हम हाजिर दिमाग नहीं होते, जहाँ बैठे होते हैं, जिधर पाँव होते हैं उधर हमारा दिमाग नहीं होता, दिमाग कहीं और घूम रहा होता है, कहीं और ही ख्यालों में, किसी और ही कोई और ही नज़ारे उसके दिमाग में, कुछ और ही मंजर चल रहे होते हैं, देख बैठा वो कहीं और होता है। तो बेसिकली जब हम कोई भी काम माइंडलेस करते हैं तो बेसिकली उस वक्त दिमाग को एक मौका मिल जाता है कि वो रूमिनेट करे। जैसे बहुत से काम हम दिन में ऐसे करते हैं कि जो कि हमारे बाएं हाथ का खेल होते हैं, हम उस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। जैसे खाना खाना, बहुत से लोग माइंडलेसली खाना खाते हैं, ज़्यादा उस पर सोचते नहीं। माइंडलेसनेस से मुराद आपकी खाने के हवाले से ये है जैसे खाना खाते हुए टीवी देखना, ध्यान टीवी की तरफ है, ऐसे ही है, और खाना जा रहा है। तो माइंडलेसनेस से मुराद उस चीज़ के साथ एक कॉन्शियस कनेक्शन ना होना। बिल्कुल मैं जो समझ बिल्कुल ऐसे ही कि यानी जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका दिमाग उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, दिमाग को मौका मिल रहा है कि वो कहीं और घूम फिर रहा है। ड्राइविंग हम अक्सर ऐसी करते हैं जो कि माइंडलेस ड्राइविंग होती है। हम रोज़ाना जब दफ्तर जाते हैं तो एक ही रास्ता होता है, हम उस वक्त इतना गौर नहीं करते उन रास्तों पे, लेकिन किसी नई जगह जाते हैं तो उस वक्त दिमाग ज़रा एक्टिव होता है। जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हम गौर से इधर उधर भी देखते हैं, लोगों को देखते हैं, आसपास के माहौल को देख रहे होते हैं। तो माइंडलेस जब भी हम कोई काम करते हैं तो मौका मिल जाता है ब्रेन को कि अच्छा अब मैं वो एक ख़ास जो तरीका है सोचने का उसके ही तरीके पे चलूँ। तो हल ये होता है कि आप माइंडफुल हो जाएं, और माइंडफुलनेस एक लाइफस्टाइल है। माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई दिन में कोई थोड़ी देर के लिए माइंडफुल हो जाएं कोई काम करते हुए और उसके बाद फिर आप सारा दिन माइंडलेस गुजारें, बल्कि जो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं माइंडफुल होने की, यानी जो काम करें उसी में इन्वॉल्व हो, फिज़िकली भी और मेंटली भी वहीं पे इन्वॉल्व हो, तो फिर उनका एक आदत सी बन जाती है, फिर वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है। फिर वो जो काम करते हैं, जहाँ जाते हैं, वहीं अपने दिमाग को भी हाजिर रखते हैं। और माइंडफुल होने के लिए हम अपनी सेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो हमारी 5 सेंसेस हैं ये हमें माइंडफुल होने में बड़ी मदद देती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब हमें जब ये यूनिवर्सिटी में जब ये कॉन्सेप्ट जो समझाया जा रहा था तो हमारी जो टीचर थी उन्होंने हमारी आंखों के इर्द गिर्द पट्टी बांध दी और उन्होंने कहा कि आपके सामने कुछ ऐसे ईटेबल्स रखेंगे, आपने उनको टेस्ट करके बताना है कि उनका टेस्ट कैसा है और वो क्या चीज़ें हैं। तो आंखें बंद करके हमारे सामने फ्रूट्स के बहुत छोटे छोटे पीसेस हमारे सामने रखे गए और उन्होंने कहा कि आप टेस्ट करके बताएं कि ये क्या चीज़ें हैं। अब वो कुछ उसमें वो मेलन था, कुछ एप्पल थे, इस तरह की सिमिलर मिलते जुलते टेक्सचर के साथ फ्रूट्स थे।
तो हमें बड़े गौर करना पड़ा उनको टेस्ट करने में कि ये कौन सा फ्रूट है, क्योंकि वो बहुत छोटे भी थे। तो उससे पहले कभी एज सच मैंने खाने को उस तरह से गौर करके नहीं खाया। तो यानी सेंस ऑफ टेस्ट को मैंने इतना एक्टिव किया कि उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं कुछ और भी सोचूं, इतना एक्टिवली मैं अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करी थी। तो सेंसेस के थ्रू हम जो है वो माइंडफुल हो सकते हैं। जिस जगह पे बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है उस पर गौर करें, क्या सुनाई दे रहा है उस पर गौर करें, पंखे की हवा को महसूस करें। जैसे माइंडफुलनेस की बहुत सी टेक्निक्स हैं जो कि मेडिटेशन से मिलती जुलती हैं। बहुत से लोग मेडिटेट करते हैं, योगा इसलिए करते हैं कि वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड महसूस करें। डीप ब्रीदिंग इसलिए करते हैं। डीप ब्रीदिंग भी माइंडफुलनेस की ही एक टेक्निक है कि जिसमें आप गौर करते हैं अपनी करंट स्टेट में, दिमाग को बिल्कुल खाली करते हैं नेगेटिव थॉट से और फोकस करते हैं सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे। तो अपनी पांचों सेंसेस के ज़रिए हम माइंडफुलनेस की जो है टेक्निक सीख सकते हैं। जिस जगह पे पाँव हों फिर उसी जगह पे दिमाग को हम रख सकते हैं। ये इससे हमें मौका मिलेगा कि हम ये जो दिमाग जो है वो इधर उधर थोड़ा भटक जाता है उसमें मदद मिले। जैसे लेक्चर्स जब में अक्सर लोग माइंडलेस हो जाते हैं, कोई लेक्चर सुन रहे होते हैं तो उसके बाद बिल्कुल ही वो माइंडलेस, ध्यान उनका या दिमाग और दिल उनका कहीं और ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पर अगर वो माइंडफुल होने की कोशिश करें तो वो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुझे क्या सुनाई दे रहा है, मैं उस पर गौर करूँ, उन वर्ड्स पर गौर करूँ, विजुअल्स पर गौर करूँ, क्या नज़र आ रहा है सामने उस पर गौर करूँ। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं हमें माइंडफुल होने में। और जो लोग हर वक्त माइंडफुल रहते हैं तो वो हर वक्त वो बोझ जो सोचों का है वो लेके नहीं चल रहे होते, वो फिर उसी मोमेंट को एंजॉय करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं उस मोमेंट में। एक तरीका होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने का दिल चाह रहा है तो कोई वरी टाइम सिलेक्ट करें। दिन में कोई वरी टाइम होना चाहिए कि ये सोचे मैं उसी वक्त ही सोचूंगी, हर वक्त साथ लेके नहीं फिरनी। वरी टाइम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात लगती है। वरी टाइम क्या होता है, यानी कोई वक्त मुतय्यन करना? हाँ, कोई वक्त मुतय्यन करना, यानी अपने आप को कुछ हम डिसिप्लिन करने के लिए हम कहें कि नहीं अभी ये बात नहीं सोचनी है, मैं एक खास टाइम है दिन में कोई 30 मिनट्स में रखूंगी जिसमें मैं सारी टेंशन सारे दिन की उसी टाइम पे सोचूंगी। और कोशिश करनी चाहिए कि वो टाइम रात का सोने का टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो उस वक्त हमें अच्छा खासा मौका मिल जाएगा कि 30 मिनट से की बजाय हम 3 घंटे तक सोच सकें फारिग, और नींद भी उससे डिस्टर्ब होगी। तो दिन में कोई ऐसा वक्त, या तो अगर बहुत ही ज़्यादा सोचनी है कुछ चीज़ों के बारे में तो वरी टाइम हेल्प करता है कि आप बाकी सारा दिन तो फिर माइंडफुल गुजार सकते हैं और ऐसी थॉट्स को साथ लिए नहीं फिर सकते हैं। फिर ये जो थॉट्स होती हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है तो जहन में बहुत ज़्यादा जंबल अप भी हुई होती हैं चीज़ें, एक मेस सा क्रिएट हुआ होता है, कुछ क्लियर नहीं होता, सवालात बहुत सारे होते हैं, खदशात बहुत सारे होते हैं दिमाग में जब कोई डिप्रेस्ड होता है, जब कोई एंशियस होता है। तो एक चीज़ जो हेल्प कर सकती है वो ये भी कि हम अगर अपनी थॉट्स को की जर्नलिंग करना शुरू कर दें ताकि क्लियर ऑन पेपर एक चीज़ सामने आ जाए कि सोचें असल में है क्या। जब सामने एक चीज़ आ जाती है तो फिर हम उसको एड्रेस भी कर सकते हैं, उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, उस पर काम भी कर सकते हैं उन थॉट्स पर। लेकिन अगर हम दिमाग में ही सेव करते रहें और समझ ही ना आए, एक सिस्टम चल रहा है और हमने छोड़ा हुआ है दिमाग को ऑटो पायलट पे, तो हेल्प नहीं मिल सकती है। तो इसलिए एक तरीका ये भी है कि हम जर्नलिंग करें, अपनी थॉट जर्नलिंग करें कि ये चीज़ें मैं नोट डाउन करूं, इस पर वर्कआउट करें। जैसे लोग डायरी भी लिखते हैं, वो कि ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये जर्नलिंग की एक शक्ल ये बिल्कुल बिल्कुल जर्नलिंग के बड़े फ़वाइद भी हैं। वर्क जर्नलिंग बड़ी हेल्प करती है, थॉट जर्नलिंग हेल्प करती है, इवन फूड जर्नलिंग बड़ी हेल्प करती है अगर कोई इसको अपनाना शुरू कर दे कि कैलोरी काउंट और खाना पीना, जो वज़न कम कर रहे होते हैं तो उनके लिए ये फूड जर्नलिंग जो है उनको काफ़ी हेल्प करती है। इवन स्पेंडिंग की अगर हम जर्नलिंग कर लें, शॉपिंग की जर्नलिंग करना शुरू कर लें, तो जर्नलिंग के तो इन जनरल भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं कि चीज़ें ऑन पेपर आ जाती हैं, आपको के सामने होती हैं कि इश्यूज़ हैं क्या। अकाउंटेबल भी आप काफ़ी ज़्यादा फिर कर सकते हैं अपने आप को कि ये चीज़ें असल मसले ये हैं, इनको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो एक तो जर्नलिंग है। फिर एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपनी थॉट्स को फैक्ट ना समझना। कई दफ़ा ये जो रूमिनेशन होती है, ओवर थिंकिंग होती है, इसमें लोग वो जो सोचते हैं वो सोच बन जाते हैं। यानी एक होता है कि मुझे ये सोच आ रही है, लेकिन एक होता है कि मैं वो सोच सर से लेके पाँव तक वो ही सोच रही हूँ, हमें वो फैक्ट लगना शुरू हो जाता है, हमारा वो मूड पर असर करना शुरू हो जाती है वो सोचें, हमारे रवैयों पर असर करना शुरू हो जाती है सोचें। तो बहुत ज़रूरी है कि ख़ुद को डिटैच करना, इस टेक्निक को कहते हैं डिफ्यूज़ करना, यानी
बहुत सी रिसर्चेस इस पे हुई हैं कि जो लोग रूमिनेट करते हैं वो बहुत फ्यूज्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इतने कनेक्टेड हो जाते हैं उस थॉट के साथ कि उनको लगता है कि वी हैव बिकम दैट थॉट, हम वो थॉट बन गए हैं बाकायदा। उदासी, मायूसी सर से लेके पाँव तक वो पूरी थॉट बनी होती है। एंजाइटी के जो लोग होते हैं वो सर से लेके पाँव तक इतने रेस्टलेस होते हैं, इतने घबराए हुए होते हैं कि वो कोई काम कर नहीं पाते और देख के नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये इस वक्त इस थॉट के साथ है। तो बेसिकली ये एक चीज़ हेल्प करती है कि आप डिफ्यूज़ कर दें अपने आप को उस थॉट के साथ, डिटैच कर दें। हर थॉट को फैक्ट नहीं समझना, क्योंकि हमारी ब्रेन का ये तो एक अच्छी आप समझें कि प्लस पॉइंट है कि ये कोई भी चीज़ हमारे सामने होती है तो उसको परसीव करता है अपने तरीके से, उसको मीनिंग देता है जो भी हम सेंसेस जो फील करते हैं। लेकिन माइनस पॉइंट ब्रेन का ये है कि ये कुछ भी फिर परसीव कर सकता है, लिहाजा हम अपनी हर परसेप्शन को, अपनी हर थॉट को फैक्ट ना समझें, बहुत ज़्यादा उनको अपने ऊपर तारी ना करें, या उनको हरफे आखिर या फाइनल वर्डिक्ट ना समझें कि बस अगर मैंने ये सोच लिया है कि कुछ बुरा होने वाला है तो बस बुरा होगा डेफिनेटली। ये टेक्निक बड़ी ज़रूरी है कि आप डिफ्यूज़ करें, अपने आप को जज्बाती तौर पर थोड़ा डिटैच करें कि ये मेरी सोच हो सकती है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये फैक्ट है। इसका ठीक होना या फैक्ट होना ज़रूरी बिल्कुल, या मैं ये सोच सकता हूँ कि आई एम अ फेलियर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं वाकई फेलियर हूँ भी, या ये मेरी एक थॉट हो सकती है, मैं इसको अपने ऊपर हावी नहीं कर सकता, या ये फैक्ट नहीं हो सकती है। तो बहुत इस तरह की टेक्निक्स अगर हम काम अगेन प्रैक्टिकली अगर हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। डिस्ट्रैक्ट करना बड़ा हेल्प करता है कई दफ़ा रूमिनेशन में, कि जब बहुत ज़्यादा दिमाग में सोचें आ रही हैं तो हम बिल्कुल सारे काम छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते अपनी उन थॉट्स की वजह से। तो बहुत ज़रूरी है कि दिमाग को काम पे लगाएं और किसी ऐसे काम पे कि जिसमें हमारे ब्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है इस्तेमाल हो, हम उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकें। ऐसे काम में नहीं कि जो कि हम माइंडलेसली, कई दफ़ा बहुत से काम में माइंडलेसली करते हैं, तो बजाय कि उन कामों में हम ऐसे कामों में अपने आप को मसरूफ़ करें जिसमें हमारे दिमाग की ज़्यादा एक्टिवली वो कोई एनर्जीज जो हैं जो लगती हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह हम इन्हीं मौज़ूआत पे रूमिनेशन की हैंडलिंग पर, दूसरे मसाइल पर आने वाले प्रोग्राम में भी कुछ वक्त निकाल के बात करेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले बुध दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।